अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और एक बार फिर साहिवाल वाक़ये ने पाकिस्तान में कानून जो है वो किस तरह से अमल दरामद होगा आम लोगों के लिए, उस पर एक सवाल उठा दिया है। लेकिन बहुत जल्दी जो है शायद मीडिया ने भी इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है जब वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और ख़ास तौर पे CTD जो है, पुलिस जो है वो अपने एक मौक़िफ़ पर कायम हो रही है, वज़ीर आला इन एक्शन है, तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये वाक़या जो है ये एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती जो है ये वाकई में हुई है या फिर जो है इसमें कहीं कोई गुंजाइश मौजूद है या वो वाक़या जो उस वक्त इंसिडेंट हुआ है उसमें कुछ चीज़ें जो बेहतर निकल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस ये कह रही है कि भाई ये दहशतगर्द थे, इल्ज़ाम लगा रही है कुछ कि उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो रहा है, लोग जो है फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर फायरिंग करके जो है भागा नहीं जाता, फायरिंग करके जो है दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है, दिखाया जाता है हमने जनाब ये काम किया है, किसी को सामने पकड़ा है। लेकिन बच्चों की मौजूदगी में, फैमिली की मौजूदगी में ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है और अगर ये बहुत ये मासूमों का जो खून है अगर ये उस तरफ बात जाती है जिस तरह से हुकूमत कह भी रही है, तो फिर पंजाब पुलिस पे एक बहुत बड़ा सवाल जो है वंस अगेन फिर उठ जाएगा। नाज़रीन, इस पर तो तफसीली बात जब चीज़ें सामने आएंगी तो हम ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन मुल्की हालात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज़ हुक्मरानी, मईशत, सियासत, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियात आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब महमूद शाम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ कॉलम नवीस हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत सारी हुकूमतें आपने देखी, उन पर आपने तहरीर किया। सर, आपको वेलकम कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ माशी उमूर के माहिर मौजूद हैं जनाब शबर जैदी साहब। शबर साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी तरह से हमारे साथ एक और सितारा इम्तियाज़ और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली शख्सियत, एक मारूफ ताजिर हमारे साथ हैं जो कि MKM के रहनुमा भी हैं, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, सबसे पहले तो आप फरमाएं जनाब, हुकूमत जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में चलती हुई नज़र आ रही, क्योंकि आप खुद इत्तेहादी हैं, तो आप कह रहे हैं कि जनाब सही पटरियों पर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, एक कंडोलेंस कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वो दहशतगर्द थे या नहीं थे, हाँ। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वहाँ 3 बच्चे बच गए जी। जो टीवी पे एक हकायक न्यूज़ से दिख रहे हैं उसमें ये लगता है कि ये कत्ल है जी। और दूसरी तरफ हम इस मामले पे जा रहे हैं कि जी फौजी अदालतों को दोबारा से पावर ना दी जाए। जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां और जिनका काम था बॉर्डर की हिफाजत करना, वो आज अपनी जानों की कुर्बानी देके शहरियों की भी हिफाजत कर रहे हैं। उसमें हजारों फौजी हमारे शहीद हुए, हजारों शहरी हमारे शहीद हुए, ठीक है। और हम अपनी सियासत चमकाने के लिए, सौदाबाजी करने के लिए फिर वही बातें कर रहे हैं ताकि कोई बारगेन हो जाए। ये NRO वाली बात नहीं कर रहा, ये बार्गेन ये हो रहा है कि ये 18वीं तरमीम में कुछ हो जाए, ये हो जाए। तो मैं तो ये इस हक में हूँ कि फौज ने अगर इस मुल्क के अंदर 90% बात ये कही गई थी कि जनाब हम अपना निज़ाम थोड़ा बेहतर कर लेंगे, अदालती निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो फिर जरूरत नहीं रहेगी फौजी अदालतों की। सर, उसमें बात ये है कि या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई, उनकी भी बड़े मसले हैं, वो कोई अपना बार्गेन पोजीशन पे जा रही है। पार्टियों का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ इस मुल्क की सारी पार्टियां जो मफाद परस्त हैं, ठीक है, अपने मामलात पे चल रही हैं। आप जहाँ बात करते हैं कि अदलिया का निज़ाम, तो जो 50 साल की इंक्रोचमेंट थी पूरे पाकिस्तान में, जिस इलाके में पुलिस और फॉरेन रेंजर्स ये कहती थी हम घुस नहीं सकते, वहाँ एक गोली नहीं चली, ठीक है। तो इसका मतलब है अदलिया के निज़ाम में कोई फर्क नहीं। असेंबली का काम है लेजिस्लेशन करना, जो नहीं हो रही वहां पर जो है वो जो तमाशा हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। करोड़ों रुपए लोगों के रोज खर्च हो रहे हैं। जिनका काम शहरियों की हिफाजत करना है, जो शहरियों की माफिज है, वो पुलिस है। वो कत्ले आम कर रहे हैं। कराची के अंदर क्या हुआ, एहतियात का मुजाहरा किया, फिर भी मैंने गुफ्तगू में मैं बात करने हूं, मैंने मुजाहरा किया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स भरपूर अंदाज में सामने आ जाए। एक मामले को नहीं कर रहा, जो पुलिस का काम है वो शहरियों की हिफाजत करने के लिए फोर्स बना गई है, उसके ऊपर अरबों रुपए की एक्सपेंस है, ठीक है ना। मुझे थ्रेट दी गई या लूटा गया, गवर्नर को लूटा गया, सिटिंग गवर्नमेंट का जो MP था शेर जमान, उसकी फैमिली को लूटा गया। क्या ये आंखें खोलने के लिए काफी नहीं? और मुझे सवाल ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या सवाल है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को ये बोलें कि आप जाएं और उसकी इंक्वायरी करें।
इमीडिएटली आईजी पंजाब को एक बार सस्पेंड करें, उसको लाके कटहरे में खड़ा करें। उसकी वजह यह है कि जो आज भी केसेस चल रहे हैं, अगर मेरी कंपनी फ्रॉड करेगी तो एफआईआर मेरे पे कटेगी, मेरे लोगों पे नहीं कटेगी। ठीक है। जो भी उस इदारे का सरबराह है वो इमीडिएट रिजाइन करे और इसको जेआईटी की तरह इंक्वायरी करवाकर एक बार सामने लाएं। आप जिस दिन हाई लेवल के ऊपर सजा दे देंगे, मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि अगर ये आपने काम कर दिया, मुझे एमएनए या एमपीए बनने की जरूरत नहीं होगी, कौम खुद एहतसाब कर लेगी। ठीक है, वो आपका जो एमपीए और एमएनए वाला मामला उस पर भी हम बात नहीं, एक बात वो उस पर आगे जाके। महमूद शाम साहब, आपकी क्या राय है कि इस वाकये पर जो अभी साहिवाल में हुआ है लेटेस्ट, क्योंकि आज की बात है, तो इसी पर हम पहले आप अपनी राय दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, पुलिस की जो अब तक रिवायत रही है जी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पुलिस मुकाबले, जाली पुलिस मुकाबले हर दौर में होते रहे हैं। तो ऐसी पुलिस से आप ये तवक्को करें कि उन्होंने वाकई को दहशतगर्दों को ही किया गया, और ये भी एक फैशन हो गया है कि पहले लोगों को मार दो, उसके बाद उन्हें दहशतगर्द इंतहा पसंद करार दे दें। तो उसके बाद तमाम जो इंक्वायरी है, प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन, वो उसी रुख पे मोड़ दी जाती है कि आपको भी, हमारे जहन में भी डाल दिया गया है कि ये दहशतगर्द हो सकते हैं। तो हम उस तरफ सोचे ही ना कि भी पुलिस ने जुल्म किया, और जो दहशतगर्दों को भी जब आप उनके खिलाफ एक्शन करते हैं तो बराह रास्त तो गोली नहीं मारते, उन्हें आपके है कवायद के भी पहले आप उनको, और खासतौर पर जब खवातीन और बच्चे साथ, बिल्कुल आप पहले उन्हें आप देंगे, अलार्म करेंगे, फिर उसके बाद अगर बात नहीं आते फिर पाँव पे गोली मारते हैं। उसके बाद ये आता है कि आप बराह रास्त गोली मारे। लेकिन हमारी फॉलो किया इस खबर को, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से जो कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है, ये मैं सियासी, समाजी, माशरती, पुलिस वाला, ये मैं ज़ाती तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इस नहज पे पहुंचेंगे जी। ये मेरे लिए अनहोनी बात नहीं है, और ये जिस डगर पे माशरा चल पड़ा है उस डगर पे ये चीज़ें होंगी और इससे ज़्यादा होंगी। सवाल ये है कि क्या माशरती और माशी एहतसाब है? आज आप प्रोग्राम करेंगे, कोई इंक्वायरी, जेआईटी बैठेगी, ये बैठेगी, वो बैठेगी, मगर पंजाब पुलिस के अंदर कोई, जिसे आप कहते हैं ना कि बेसिक चीज, पंजाब पुलिस या कहीं की पुलिस, उसके अंदर कोई बुनियादी तब्दीली, ठीक, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूँगा, होगी। क्या हमारा, मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ अंग्रेजी में, इसको उर्दू में मुझे लफ्ज नहीं आता, एलिटिस्ट तबका, बरात याफ्ता तबका, अशराफिया, क्या वो चाहती है कि हो? बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो नहीं चाहती। बिल्कुल। तो ये सारी जैसे कहते हैं ना, यानी हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे फैमिली को और हमें जो है ना वो इससे जरा दूर रखो। सर नहीं, हम ठीक करना नहीं चाहते। ठीक नहीं, तकरीरों में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आप ठीक करना नहीं चाहते, लेकिन असल में आप नहीं करना चाहते। दो पाकिस्तान है, ठीक है, एक 1.5-2 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है जिनको हर किस्म की सहूलत हासिल है, उसके मैं भी शामिल हूँ, और एक 18-20 करोड़ का पाकिस्तान। तो पीटीआई का तो नारा था इस दफा इलेक्शन के अंदर कि जनाब दो नहीं एक पाकिस्तान। देखिए, पीटीआई और नॉन पीटीआई की बात मैं नहीं करता, नहीं, लेकिन कम से कम इस इशू पे बात तो की थी ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान। हम बाद में आते हैं, मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये महमूद शाह ने बड़ी अच्छी बात की। अगर आप पंजाब पुलिस की हिस्ट्री देखें जी, पंजाब पुलिस की, तो जब इंडो पाकिस्तान एक था ना, इट वॉज कंसिडर्ड द वर्स्ट पुलिस इन द इंडो पाक। ठीक है, जिस बंदे को सबसे ज्यादा खराब करता है वो पंजाब पुलिस कही जाती है। ठीक है ना, तो और हमने उसको, हमारे पास एक साहब थे जिनको हम कहते थे गुड गवर्नेंस फॉर 10 ईयर्स, बड़ी अच्छी गुड गवर्नेंस की 10 ईयर्स। बिल्कुल, तो वो उसका नतीजा आप आज पंजाब पुलिस की शक्ल में देख रहे हैं। तो मगर मेरा एक इस पर ज़ाती व्यू है कि ये तो एक सेरेमोनियल है कि वो उसको सही कर लेंगे, बंदा पकड़ लेंगे, गलत हुआ सही हुआ, इसको सही करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मेरा एक सिंपल सा मेरा इस पे क्वेश्चन है, क्या एफआईआर पब्लिक नहीं हो सकती? ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जितनी भी एफआईआर पंजाब में दर्ज हो वो मुझे वेबसाइट पे मिल जाए आज? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलती? ये कौन सा रॉकेट साइंस है? कितनी एफआईआर होती होंगी दिन में? क्यों हमने ऑटोमेशन को और इन सिस्टम्स को, जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, हमने क्यों नहीं इम्प्लाई किया? इसलिए नहीं किया कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी बैठा हुआ है वो अपनी पावर को डिवॉल्व नहीं करना चाहता। ठीक,
बिल्कुल सही है। वो बादशाहत के निज़ाम को बाकी रखना चाहता है। अब ये छोटे मोटे वाक़यात, आप छोटा नहीं कहते, ये वाक़यात जो हो रहे हैं ये उसी एक पूरे निज़ाम का हिस्सा है। ठीक है, मगर मैं अब अगले सवाल में आपको बताऊंगा कि मैं समझता हूँ कि वो अब जो जिसे कहते हैं ना ये जो इमारत जो है ना अब इस निज़ाम पे खड़ी रह नहीं सकती। ठीक है, इसमें हम आते हैं। महमूद शाम साहब, आप फरमाएं कि ये जो दौर गुजरा है चीफ जस्टिस साहब का, साकिब निसार साहब का, इसमें यानी पाकिस्तान में अगर कोई एक्शन लेना चाहे किसी मामले में तो उसमें एक वफाकी हुकूमत है, फिर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का एक मामला, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात नहीं है। कम से कम एक जगह एक ऐसी थी, इंक्रोचमेंट की मिसाल एक ले रहे जो जिससे फैसला आया कि वहाँ से ऑर्डर आया तो जनाब सब जो है वो सीधे हो गए, वरना अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो कर भी नहीं पाता। असल काम तो हुकूमतों का है करने का। तो ये और उसकी वजह वही इंस्टीट्यूशन का फेलियर है। तो आप समझते हैं कि ये रोल जो साबिक चीफ जस्टिस ने लिया, वो क्या उनके अपने इदारे में बड़ी तबाही और बर्बादी रही जो अभी तक है, लेकिन जो अवामी सतह पर उन्होंने रोल लिया, ये काम गवर्नमेंट्स का था और वो इंस्टीट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने पर ही हो सकता है, जैसे शब्बर साहब फरमा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हम बहुत दफ़ा मार्शल लॉ पे तनकीद करते हैं, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, आपसे माजरत के साथ, कि वही स्पेस देते हैं। अगर शुरू से हमारे यहाँ गवर्नेंस अच्छी होती है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त जो है कोई जमहूरियत आमरीत का मसला नहीं है, अच्छी हुक्मरानी और ख़राब हुक्मरानी का है। और गुड गवर्नेंस, जैसे अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ने कहा भी है, चार्टर ऑफ गवर्नेंस, बहुत अच्छी तजवीज़ है वो, कि चार्टर ऑफ गवर्नेंस पे बात की जाए कि अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है। अभी जो पंजाब पुलिस की बात कर रहे थे, वहाँ इमरान साहब लेकर आए थे उन्होंने नासिर दुरानी साहब को जी, तो उनको काम नहीं करने दिया गया, वो चले गए जी। कि जो पुलिस में जितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस्लाहात की, कहीं भी हो, सिंध की पुलिस हो, पंजाब की, वो जब तक नहीं इस्लाहात वहाँ आएंगी, ये सही नहीं होंगे, तो आपको इस किस्म के अलमनाक वाक़यात देखने पड़ेंगे। इस गवर्नमेंट से, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट के अंदर MKM जो है मौजूद है, मतलब इमरान खान साहब की तकरीरों से तो लोग बड़े इंस्पायर हुए, जो माजी में जलसों में या कंटेनर पे वो करते रहे हैं, और अभी इवन बाद में भी जो वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर उसको ग्रास रूट लेवल तक उन चीज़ों को ले जाना एक बड़ा मुश्किल काम है, या मजबूरियाँ भी हैं, इत्तेहाद की मजबूरी, फला मजबूरी, या टीम्स की मजबूरी, गवर्नेंस की मजबूरी। देखिए, इसमें कुछ कर पाएंगे ये स्ट्रॉन्ग के हवाले से। और शब्बर भाई बड़ा अच्छा उसके ऊपर तबसरा किया। मैं अब इस तरह से इसको कहूँगा कि अगर आपने कभी बस में सफ़र किया हो, तो महमूद शाम साहब ने और शब्बर भाई ने और मैंने तो किया है, आपने वहाँ देखा होगा सुरमा बेचने वाला, चूरन बेचने वाला। तो 70 साल में हमारे पास जो हुकूमतें आई हैं, मैं सबको बुरा नहीं कहता, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं वो वही थी। ठीक है, हम तो आज जब माइग्रेट करके हिंदुस्तान से आए थे तो कायद आज़म के पाकिस्तान के लिए आए थे। मुझे आज हर आदमी कहता है कि जी पीला पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, भाई खुदा का वास्ता है, कायदे आज़म का पाकिस्तान दे दो। उस वक्त 9 रुपये 99 पैसे का डॉलर था। जो भी दुनिया में हो उसके हिसाब से पाकिस्तानी चल रहा है, उस वक्त कम से कम लोगों को इंसाफ भी मिलता था, रोटी भी मिलती थी, नौकरी भी मिलती थी, इज्जत भी मिलती थी। सर, आज की बात मिलता था। अब आज की बात कर लें। अब आप जो सूरत हाल है, अब जो है ये आपको लगता है कि जो बातें थी वो दो नहीं एक पाकिस्तान की, वो हो सकती हैं इस निज़ाम के अंदर, हो तो सकती हैं, अगर करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। सर देखें, विल चाहिए, अगर विल होगी तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। असम्बली का जाके माहौल देख लीजिए, उसके अंदर कोई आदमी लेजिस्लेशन करने नहीं आता, हाजिरी लगाने आता है, या अपने पैसे बनाने आता है, या वहाँ से कमेटी का चेयरमैन बन के कहीं पे अप्रोच करके अपने मफादात के लिए आ रहा है। सिस्टम आपके पास मौजूद है, आपके पास हर चीज का कानून है, उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं। आपने सब पार्टियों ने मिलकर 18वीं तरमीम बनाई, सबने वाह की, आज सब कह रहे हैं जी ये हो गया। जब आप मुल्क की तकदीर लिख रहे होते हैं जी, या मुल्क की आवाम के लिए तकदीर लिख रहे होते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर डिबेट होती है। ठीक है, माशाल्लाह से अभी 22 तारीख को बजट आएगा। कितने दिन बहस हुई? 23 तारीख। कितने दिन बहस हुई? कितने दिन उसके ऊपर बातें हुई? रातों रात बजट जो है, शब्बर भाई इस बात के गवाह हैं कि जब से बजट बनना शुरू हुआ आज तक उठा लीजिए, हम और ये भी बजट बनाते रहे जी। उसके अंदर वही फिगर्स उठाकर आप उसको ऊपर और नीचे करके लगा देते। जिस वक्त तक आपकी मिनिस्ट्रियां और इदारे इस बात के लिए सख्त नहीं होंगे कि जो फैक्ट्स हैं वो दो,
मिनिस्टर की सवाबदीद या खुशी के लिए नहीं। जैसे अभी महमूद भाई ने बात की कि आईजी लगाया गया, उसको नहीं चलने दिया गया। सर, इन इदारों को आज़ाद कर दें। ये जब तक पोलिटिसाइज होंगे, जब ये इदारे नहीं चल सकते। यहाँ पसंद ना पसंद नहीं होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। उसने चाहे कल हुकूमत के वजीर को गाली दी हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका मेरिट होना चाहिए, उसके साथ जाती वो नहीं होना चाहिए। और फिर सजा और जजा का कानून होना चाहिए। आप एक 10 रुपए सिपाही जो ले रहा होता है उसको तो आप पकड़ के पनिशमेंट दे देते हैं। आज तक कोई एसएसपी, डीआईजी, आईजी आपने अंदर किया? एक की मिसाल अगर दे देंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा एक बात और करता चलूं कि अब जो इमरान खान साहब हैं खुद जात से बहुत अच्छे आदमी, मैं उनकी पीठ के पीछे तारीफ करता हूँ और मेरे भी फेवरेट थे, चाहे मैं किसी भी पार्टी में था। ठीक कि शायद मुल्क को संभालने के लिए कोई आदमी आ जाएगा जिसके आपस में कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, लेकिन वो इसलिए फेल हो गए कि उनके पास टीम नहीं है। और टीम भी उनको वो चाहिए थी जो पसंद और नापसंद की हो। आप माशरे को क्या, बच्चों को आप ये एजुकेशन दे रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं आकर किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पंजाब के जो सेक्रेटरी वो हैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, वो किस किस्म की आपने। और इसमें तो कोई सियासी मजबूरी नहीं है, तादी मजबूरी नहीं है, ये तो आपके अपने लोग हैं, किसी और को भी आपके पास पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत बेहतर लोग भी हैं। गाली देके मैं भी बात कर सकता हूँ, इंशाल्लाह से शाम साहब भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन आप अखलाकियात से ना गिरें। शबर साहब, इसमें जो है जैसे एक लफ्ज आया ख्वाजा साहब की तरफ से कि हुकूमत फेल हो गई, अब 4-5 महीनों के अंदर ये स्टेटमेंट दे देना, और ख़ास तौर पे आपका जो स्पेशलिटी है, बुनियाद तो वो है, माश है, यानी पूरी हुकूमत की बुनियाद तो उस पर खड़ी हुई है जिस पे फैसला होगा कि हुकूमत फेल हुई है या कामयाब हो रही है या सही डायरेक्शन पर है। देखिए, मैं भाई हैं मगर मैं इस बात पे शायद आज एग्री नहीं करूं कि गवर्नमेंट फेल हो। जी बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि मगर यहाँ पर आके गवर्नमेंट ने फेल नहीं हुई, मगर गवर्नमेंट को एक काम करने में नाकामी हुई है। वो ये है कि जब आपने गवर्नमेंट संभाली, जिस दिन भी संभाली, तो जो भी हालत पाकिस्तान की है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम के सामने रखें। अच्छा, और वो हालत ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये भी इतनी हिम्मत रखें ये कहने की कि हालत अच्छी नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो कही ना उन्होंने, वो पिछली तो गवर्नमेंट की बताया ना कि नून लीग ने किस हाल में हुकूमत दी है, ये फिगर्स तो दी है। थोड़ी सी मेरी बात तो वो दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करने की हद तक है कि ये गलती पीएमएलएन की थी, ये गलती पीपल्स पार्टी की थी, ये गलती फौजी की थी। मगर पाकिस्तान के जो बुनियादी माशी और माशरती हक़ाइक़ हैं, जिसमें ये बात कर रहे हैं हुकूमत फेल हो रही है, मैं यहाँ डिसएग्री करूंगा। हुकूमत फेल नहीं हो रही, स्टेट फेल हो रही है। स्टेट फेल, दोनों में एग्री करूंगा। दोनों में फर्क होता है, बिल्कुल, दोनों में फर्क होता है। हुकूमत फेल होना, हुकूमत तो कल आज मेरी कल तुम्हारी होगी। इस मुल्क में स्टेट की फेलियर की तरफ हम आगे जा रहे हैं और हमें स्टेट की फेलियर की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बड़ी दो बड़े स्टेटमेंट हैं और मैं ये समझता हूँ कि स्टेट की फेलियर की तरफ, मगर स्टेट की फेलियर की तरफ नहीं जाने के लिए पहले हमें ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, कि स्टेट कहाँ फेल हो गई है। बिल्कुल सही हो गई है, बिल्कुल। अच्छा, ये कहने की हिम्मत पावर में आने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी में नहीं होती। बिल्कुल। मैं पर्सनली ये दरख्वास्त कर चुका भी हूँ खान साहब से, और दोबारा दरख्वास्त करता हूँ थ्रू दिस प्रोग्राम कि खान साहब आके ये बता दें कौम को कि आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल हैं। मैं हूँ या तुम हो, कल मैं हूँ आज तुम हो, मगर पाकिस्तान की स्टेट इन मामलात में नाकाम हो रही है या होने की तरफ जा रही है। चीफ जस्टिस सुओ मोटो क्यों लेते हैं? कि सिस्टम फिर तो सुओ मोटो लिया जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने जिसे कहते हैं ना कि वो अपने जो कहते हैं ना इख्तियार के नशा कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको बचाना कह लें, अपने ऊपर को बचाने के लिए, टाइम पूरा करने के लिए, वो तल्ख बात या सच बात नहीं करते। सही है, तल्ख बात या सच बात नहीं करते, या वो बात इस जाविये में करते हैं कि ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती उसकी है। मैं कह रहा हूँ गलती उसकी है या तुम्हारी है। आज जो गलती है वो पहले सामने लाओ। अब मैं इसको थोड़ा सा माशी पैराए में आपको कह देता हूँ। अगर आप मेरे कोई पिछले 20 साल के प्रोग्राम पढ़ें, तो सुने टीवी पे, जब मैं मुस्तकिल कहता रहा हूँ, और ये कि पाकिस्तान 1992 से लेकर 2018 तक हमने कोशिश की कि हम इसको दुबई मॉडल में चलाएं, ट्रेडिंग स्टेट बना दें। ठीक है, मेरे प्रोग्राम मेरा मुस्तकिल ये मौजूद है,
और हमें जाना था कोरिया के मॉडल पर, जहाँ इंडस्ट्री और बिल्कुल आबादी हमारी बहुत ज्यादा है, और मगर ये बात हमें समझ नहीं आई, ये हमारे लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, हमें यहाँ आके स्टॉक एक्सचेंज की बातें करते रहे, हमसे आके यहाँ डॉलर रुपये की बातें करते रहे, हम उन्हें कहते रहे कि सर ये ठीक है, आप सही है, वो ये रियल एस्टेट की बिल्डिंग बन गई, ये वाली सड़क बन गई, वो वाली सड़क बन गई, मगर पाकिस्तान की बुनियादी माशी जो हालत है उसके लिए पहले मॉडल सेट करना पड़ेगा कि दुबई मॉडल होगा या कोरिया मॉडल होगा या वियतनाम मॉडल होगा। जब आपका मॉडल ही गलत है, इवन आप बांग्लादेश से कंपैरिजन कर सकते हैं, मॉडल ही गलत है, बिल्कुल वहां पे उस तरफ जब आपका मॉडल ही गलत है तो फिर आप उस मॉडल में जितनी मर्जी भी 19-20 कर लें हुआ। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द थिंग, मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में ये जो आप एक बात की जा रही है कि हुकूमत नाकाम हो रही है, नाकाम हो रही है, ये मैं मानता हूँ कि कुछ नाकामी है जी, ये उस तरफ से आ रही है जो गवर्नमेंट को अननर्व करना चाह रही है। ठीक है, कुछ बड़े फैसले होने हैं, ठीक है, कुछ बड़े फैसले होने हैं इस मुल्क में, ठीक है, और बड़े फैसले मैं किसी जात के हवाले से नहीं कर रहा, किसी सारी पार्टी के हवाले से कह रहा हूँ। कुछ बड़े बुत गिराए जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और वो कोई नहीं गिराएगा, खुद ब खुद ही गिर जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो करने वाले को अननर्व कर रहे हैं, आप उसकी जो हौसला है उसको खराब कर रहे हैं। मेरा ये फीलिंग है, मैं एलआई पार्टी के आदमी बैठे, मैं इनको खास करता हूँ कि अगर कोई आदमी के अंदर ये डिटर्मिनेशन नजर आ रही है कि वो करना चाहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और बहुत जरूरी है, और वो लॉन्ग टर्म जाने के लिए बेनता जरूरी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। दूसरा, जमहूरियत का सफर है और जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो भी बहुत सारे फेजेस से गुजर के आगे गए हैं। देखिए, मैं फिर आपको बताऊं, आदमी की बात नहीं है, मगर इस मुल्क में बहुत सारे बुत गिरेंगे, और इसी मौजूद पर जो है वो ब्रेक थोड़ा सा हमें लेनी है। महमूद शाम साहब, आपका भी तजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर सिर्फ सियासतदान ही मजबूर हैं या जो आप जैसे सीनियर शख्सियात हैं या मीडिया है, क्या वो जो है उस तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क की 3 बहुत ही मारूफ शख्सियात हमारे साथ हैं कि जो तजिया पेश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं। महमूद शाम साहब, फरमाइए, अगर खुलकर सियासतदान बात नहीं कर सकते या जहाँ तक उन्हें जाना चाहिए एक मुल्क की बेहतरी के लिए जिस हद तक उन्हें आवाज़ उठा लेनी चाहिए, खासतौर पे अपोजिशन में रहेगा तो फिर भी उठा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आके जो है बड़ी खामोशी लग जाती है, तो आप जैसे सीनियर शख्सियात या मीडिया जो है, क्या वो रोल अदा कर रहा है? या अगर मीडिया, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गो के बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन शायद उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, आप जो कॉलम लिखते हैं वो बड़ा दूर तक जाता है, तो या जो अखबार होता है उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दुनिया में कोट होता है कि भाई पाकिस्तान के जो लीडिंग लोग हैं या अखबार हैं वो क्या जो है वो बात कह रहे हैं अपने मुल्क के लिए, तो क्या आप लोग सही तर्जुमानी कर रहे हैं और वो कहीं नोटिस भी हो रहा है अगर तर्जुमानी हो रही है तो? देखिए, शब्बर साहब बात कर रहे थे अभी स्टेट की, जो कॉलम में लिखता आ रहा हूँ तो है भी मुमलिकत है, मुमलिकत जी, कि ख़ास तौर पर ये मौजू रहा है कि हुकूमत और मुमलिकत में क्या फ़र्क है। मगर पाकिस्तान में ये हुआ कि जो स्टेट पिलर्स थे वो भी कंट्रोवर्शियल होते रहे जी, हमारे एग्जीक्यूटिव भी, अदलिया भी और अस्करी क़ुव्वतें भी, कि वो एक ऐसा सिस्टम रहा कि उसमें होगी। इसलिए हमारे यहाँ स्टेट का एक जो वाज़े तस्वुर और वाज़े होता है वो आज तक हुआ नहीं है। दूसरा ये कि जो मैं तो इसका कायल हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जागीरदारी सरदारी अभी तक बाकी है, वहाँ पार्लिमानी सिस्टम कामयाब हो ही नहीं सकता। और उसके आप ये रोज़ाना ही देखते हैं कि अच्छा, अगर आपने पार्लिमानी सिस्टम चलाना है तो फिर शेडो कैबिनेट्स का इंतज़ाम करें। मतलब ये कि वो इलेक्ट होने के बाद आके कहते हैं हमें वक्त दो, और ये कभी आपकी अगर पार्लिमानी सिस्टम में शेडो कैबिनेट्स हों जो पूरा अरसा का या इलेक्शन के आखिरी दिन तक जोड़ तो या फिर आप वो कहाँ से वो शेडो पहले से बनाएंगे? जो हम अलायंस की बात, ये तो मजबूरी का अलायंस। लेकिन सर इसमें एक सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर इस गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं। असद उमर तो पहले दिन से तय था ना फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे,
अगर शैडो कैबिनेट में आप एक कह सकते हैं ना, उन्होंने क्या काम किया हुआ था, वो जो सामने आता है ना जी क्या काम किया हुआ था, कि वो जो आप नाकामी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे हैं वाकफान हाल मईशत वगैरह, वो असद उमर पे ही तनकीद कर रहे हैं जी, कि उनकी अप्रोच वो नहीं जो होनी चाहिए थी। और इनके साथ रोल ऑफ मीडिया की थोड़ा फरमाएं जरा आप, रोल ऑफ मीडिया जो है, दो अच्छे आदमी इनके पास हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन और अब्दुल रज़ाक दाऊद। अब वो पता नहीं उनके जो काम कर रहे हैं वो कब सामने आएगा और उन पे अमल दरामद होगा या नहीं। मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं जो भी इस वक्त हो रहा है। मीडिया में लोग निकाले जा रहे हैं जो कुछ भी, लेकिन इस वक्त मीडिया प्रिंट को तो आप लोग कोई खातर में नहीं लाते, हुक्मरान भी, कि वहाँ भी जो उन पहले एडिटर्स को बुलाते थे, बात किया करते थे आपस में मशवरा, आप सिर्फ एंकर पर्सन्स जाते हैं, वही मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव समझे जाते हैं। और उनके एंकर पर्सन्स के बारे में अगर आप आम लोगों से पूछें तो वो बता सकते हैं कि जी ये किसके साथ है, ये किसकी बात करेगा। और इनके जो है कि ख़त का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो वो मीडिया को जो रोल अपना अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। ज़रा आज के जो वाक़यात है साहिवाल का, इस पे हुकूमत के तबसरे या उसके बजाय जो वहाँ रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो अखबारात के हैं या टीवी चैनल्स के, उनका काम था कि वो उसको सही तरह नेट करते और वो आते सामने के ये कुछ बेहतर रिपोर्टिंग कुछ तो हुई है, कुछ चैनल्स की तरफ से कुछ बेहतर रिपोर्टिंग्स हुई है, ये काउंटर था या ये पुलिस था, उस पे होना चाहिए। हम जी ये वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, आमतौर पे वज़ीर आज़म को पता भी नहीं होता, तो वो जो उनके मीडिया मैनेजर हम जैसे बात करते हैं, हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं या हम लंदन के न्यूज़पेपर्स की हम बात करते हैं, अमेरिका और लंदन में ख़ास तौर पे यहाँ पर एक खबर आई थी पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पूरे प्रोग्राम हो जाते हैं उसके ऊपर जो है। तो ये क्यों अहमियत खो दी प्रिंट मीडिया ने, जो आप कह रहे हैं सिर्फ एंकर्स ही जाके रिप्रेजेंट करते हैं जी? पता नहीं कहना है कि नहीं, सारे अखबार वालों के चैनल्स आ गए तो सारी तवज्जो उनकी चैनल्स पर है। इन्वेस्टमेंट भी वही हो रही है, अखबारात पे उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। जैसे वो अपने बूढ़े वालदैन को नज़रअंदाज कर देते हैं, वही अखबार उस तरह से नज़रअंदाज, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कोई फ्यूचर नहीं है और सारा फ्यूचर जो सोशल मीडिया का है अब तो। मैंने कहा वज़ीर इत्तलात का अपना, मैं आपकी तरफ देखिए जो बड़ी ये जो होता है ना मीडिया है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और जो ये जो प्रिंट मीडिया है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और हमने बाय सिस्टम पढ़ाई लिखाई को खत्म कर दिया। ठीक है, समझे इसको। ये इसकी वजह बड़ी सिंपल है। आप मीडिया में बैठे, कोई बड़ा जाहिल बैठे वो सुनना है, और मगर मीडिया एक अमेरिका में इसलिए वाशिंगटन पोस्ट रेलेवेंट है कि वो एक एजुकेटेड सोसाइटी है जी। वैसे आज की ये खबर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नाज़रीन की बात कर रहा हूँ, वाले भी मैं नाज़रीन की बात कर रहा हूँ। में जो अक्सरियत है वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो खबर कहाँ से ले रही है? वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले रही है। अमेरिका में जो खबर ली जा रही है, इंग्लैंड में खबर ली जा रही है, वो क्योंकि पढ़ा लिखा तबका है। तो ये तो हमारी इल्म से दूरी है ना। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, ये जरा क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी है, उस एंगल से जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर आप हैं, इसी वजह से आपको सितारा इम्तियाज़ भी मिला। तो ये जो इंडस्ट्री है, हम फेडरेशन में ही प्रोग्राम करते हैं, आपको पता है, चैम्बर में भी करते हैं। अभी जब तक ये असद उमर साहब यहाँ नहीं आए थे, दौरा नहीं हुआ था, उससे पहले तक के प्रोग्रामों में बड़ा शिकायती ले जा था। अभी हमने फेडरेशन प्रेसिडेंट को सबको बुलाया यहाँ पे, तो अब थोड़ी सी वो कह रहे हैं यार उम्मीद आनी शुरू हो गई है हमें गवर्नमेंट से, या फाइनेंस बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये जो खासतौर पर 23 तारीख को शबर साहब से भी पूछेंगे उसके बाद, जो इसे आप मिनी बजट कह लें, या तो इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता है? रिजवान भाई, पहले तो मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो महमूद शाम साहब। ठीक, आप कल्चर को छोड़ रहे हैं। देखें, टीवी के ऊपर एक खबर आती है कि रिजवान साहब ने ये कर दिया, उसकी बात कुछ नहीं पता। जब हमें आज तक याद है कि हम नाश्ता जब तक नहीं करते थे जब तक अखबार उठा के ना पढ़ लें, और वो भी इसलिए हमारे माँ बाप कहते थे कि उससे तुम्हारी लैंग्वेज भी बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, उसको आप प्रिंट ना करें, लेकिन उसको आप मीडिया के ऊपर उसी तर्ज से लेकर आए। आप जब टीवी पे खबर चलाते हैं कि ये प्याली टूट गई, तो ये नहीं पता होता कि प्याली किसी ने मारी थी या गिर गई। जब ये खबर लिखते थे तो उसके अंदर उसकी पूरे हकाइक लिखते थे, ठीक है, पूरे फैक्ट्स होते थे।
हमने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया। वो तो अभी तो इमरजेंसी खबर है ना, फौरी खबर है। अब वो सर देखिए, मीडिया एक डिफरेंट बात ये है कि अपने टाइम पे आता था, पूरी रात में तहकीक करने की। बात ये है, देखें बात ये है कि गुस्सा हराम क्यों है? गुस्सा इसलिए हराम है, उस पे आ जाए अपनी, नहीं एक सेकंड आ जाए, गुस्सा हराम इसलिए हराम है ताकि आप जल्दबाजी में फैसला ना करें। ठीक है, हमारी पार्टी में जो हुए उस जमाने में वो जल्दबाजी में फैसले हमने दिए, दौड़ लगी है। जो हमारी पार्टी में गलत फैसले हुए वो जल्दबाजी में हुए जी। मैं आज उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, शब्बर भाई भी करेंगे मेरे साथ, क्योंकि हम ठीक है पार्टी के रुकन नहीं रहे लेकिन हमारे साथ अटैच थे, महमूद शाम भी। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं कि जी जब वजीर खजाना आए जी, शब्बर भाई जवाब दे चुके हैं कि अशरफिया और इस मुल्क के मफाद परस्त लोग, देखिए इस मुल्क में किसी भी बिजनेसमैन को अगर आपने लपेटना है तो उसकी एक ऑडिट करा लीजिए और उसके बाद 5 साल तक उसको घसीटते रहिए, रोज ये कागज ले आओ, रोज ये ले आओ। ठीक है सर, हर चीज का टाइम पीरियड हो, ब्लैकमेलिंग तब खत्म होगी। ठीक है, अगर असद उमर साहब नाराज हो जाएंगे किसी बिजनेसमैन से, मैं खुलकर बात करता हूँ कि हमारे बिजनेसमैनों को क्या मफादात हैं। के रोल पे ही बहुत ज्यादा बात हुई है। दोबारा से मेरी बात सुने, मैंने एक 1.5 अरब का केस बस्ट किया था जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन के हक में, कि उस वक्त के कलेक्टर ने सिर्फ सेल टैक्स माफ कर दिया था जो हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिफाई इदारे की थी, और मैंने उनको बुला के ये कह दिया था कि जो इंपोर्टेड गाड़ी है उस पर आप एग्जम्पशन दे रहे हैं और दिफाई इदारे को नहीं दे रहे, और 17 करोड़ की दे रहा है, 6 करोड़ की दे रहा है। उसके बाद से मैं आज तक भुगत रहा हूँ, कभी ट्रिब्यूनल, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, बहरहाल वो मेरा जाती मामला हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप जब तक फिगर्स को सही नहीं लाएंगे, आप कहते हैं जी इस मुल्क के अंदर जो है 1400 अरब की रिकवरी हो जाएगी और 1800 अरब का खर्चा हो जाएगा, बैठ के शब्बर साहब के साथ मेरे साथ बैठे, लेकर आए, अगर हम प्रूफ ना करें क्या आप गलत कर रहे हैं? ये बिल्कुल उसी तरह सिस्टम चल रहा है जैसे कराची की 3 करोड़ की आबादी को अगर आप कहते हैं 1.5 करोड़ की आबादी है, सपोज इस बिल्डिंग के अंदर अगर 100 फ्लैट हैं और ओरिजिनली 300 हैं, तो इसकी सेवेज 200 की कहाँ जाएगी, इसकी बिजली कहाँ से आएगी, इसका पानी कहाँ से जाएगा, इसकी लिफ्ट कहाँ से चलेगी? सर सिर्फ एक बात को फोकस कर लें, जो साकिब निसार साहब अपनी लाइन बना गए कि हुक्म इज हुक्म, उस पे आ जाइए, इदारों को इस बात पे कंफर्म कर लीजिए। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे जो है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर मैंने हेड किया जी। जब बजट बन के जाता था तो वो बोलते थे जी बात ये है कि आप ये नहीं लिखेंगे 14% बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप लिखेंगे 8-7% हो रहे हैं, वरना हमको यूएसएड नहीं देगी पैसे। ठीक है, वो वही बात तो सर, जब तक आप जिस जगह पर हैं आप जैसे सच तो बोले, वो हक तो बोले, जैसे इन्होंने भी कहा, शब्बर भाई ने भी कहा, महमूद शाह ने कहा कि बात ये हकाइक में डरना छोड़ दें, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है और वो अवाम की तनख्वाह से पैसे ले रहा है। ये शब्बर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, और ख़ासतौर पे जो माशी एजेंडा है इस गवर्नमेंट का, उस पर हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद शाम साहब, शब्बर जैदी साहब, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब। बात हो रही है मुल्क के मौजूदा हालात और तर्ज हुक्मरानी के हवाले से। शब्बर जैदी साहब, ये जो अभी हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे कि अभी यानी अब इस हुकूमत स्टार्ट हुई, जो मुखालफिन थे वो इंतजार कर रहे थे ना 100 डेज पूरे हो जाएं तो हम तनकीद शुरू करेंगे। अच्छा जी 100 डेज शुरू, वैसे दरमियान में तनकीद होती रही, लेकिन जो मुखालिफ था वो मुखालिफ ही था। जनाब वज़ीर साहब से बात करता रहा। बिजनेस कम्युनिटी जो है, या जिनसे कह लें कि मईशत जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, वो काफ़ी मुखालफाना रवैये पे थी। लेकिन अभी जो असद उमर साहब का दौरा हुआ है कराची का, इसके बाद हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वो काफ़ी होपफुल हो गई है। आप क्या समझते हैं ये 23 जनवरी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कुछ और होप्स मिल सकेगी? देखिए 23 जनवरी पे मैं बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बल्ख है वो ये कि पाकिस्तान में 2 जजीरे हैं। एक जजीरा है इस्लामाबाद, ठीक है, जो पाकिस्तान से दूर है, ठीक है, और उस जजीरे के अंदर एक और जजीरा है पार्लियामेंट। अच्छा तो 2 जजीरों को क्रॉस करते आप पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट में जिंदगी में रहे हैं, हाँ। 2 टर्म शायद गुजारी हैं इसने जी। मैंने पार्लियामेंट में कभी, इवन नाउ और आफ्टर बिफोर दैट, कभी रीजनेबल डिबेट ऑन इकोनॉमिक्स नहीं सुनी आज तक, मेरी जिंदगी में नहीं हुई। मैं कम से कम 30 साल से
इस पे डील कर रहा हूँ। कभी किसी बंदे ने, किसी आदमी ने, शब्बर भाई की अगर इजाजत हो 1 सेकंड के लिए कह दूं, क्योंकि अगर अच्छा डिबेट करने वाला अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता तो आपका सद उम्र नहीं होता। वो बोलने का बहुत अच्छा है, लिखने का अच्छा नहीं है। अच्छा, देखिए मेरा कहने का मकसद है, मैंने आज तक शेडो कैबिनेट की बात की, मैंने आज तक और अच्छा चलो उसको भी छोड़ दें, अच्छी बुरी आप पूरा ड्यूरेशन ले लें पार्लियामेंट का, उसमें कितना ड्यूरेशन माशी मसाइल पे डिस्कस हुआ। ठीक है। अच्छा, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर मंसूर साहब ने कही कि ब्यूरोक्रेसी फैक्ट्स दे रही है उस गवर्नमेंट की मर्जी के। ठीक है। वो रियलिटी नहीं बता रही। जहां वो फैक्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं वो उस फैक्ट को पीछे कर लेती है। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है, जो फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज बिकम सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। इस फर्क को शायद आम आदमी नहीं समझता कि स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं वो जो भी हुक्मरान है, चाहे वो फौजी हो या नॉन फौजी हो, वो उनके जाती मुलाजिम की तरह एक्ट करने लगे हैं। ठीक है। राइटली और रॉन्गली ये अलग सब्जेक्ट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो बात मैं सबसे पहले मैंने बात की, जो आपका मसला है ये इस वक्त कि आपको, मुझे और पाकिस्तान के आम आदमी को ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का बुनियादी माशरती पोजीशन है क्या और मसला क्या है। अब आ जाए 23 जनवरी। अच्छा, 23 जनवरी पे 23 जनवरी पे जो आपकी चीज आने वाली है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस हालत में पाकिस्तान की मईशत 30 जून 2018 को पहुंच चुकी थी, ठीक है, उसको सही करने में मेरे जाती हिसाब से 3 से 4 साल लगेंगे। ठीक है। 2 से 3 से 4 कहता हूं मैं, अगर सही करने की तरफ चले। ठीक है। ये 100 दिन तो एक अलग। और मेरा जाती हुआ है कि जो 23 जनवरी को आ रहा है ये वजह नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक प्लान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और उसमें जो कम से कम मेरी जाती बात जो असद उमर साहब से हुई है वो ये है कि हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसका नाम है मेड इन पाकिस्तान। ठीक है। कि पाकिस्तान की जो कुछ भी है एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए और पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक पैकेज की तरफ जाना है। बहुत जरूरी है। टैक्सेशन इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग उसको हम अलग से हैंडल करेंगे, मगर इस वक्त हमारा मसला जो है वो है इंपोर्ट का। सबसे बड़ा मसला इंपोर्ट का, सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। ठीक है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कन्वर्ट हो गई है ट्रेडिंग इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बात भी की। लेकिन लोग सर एक बात कहते हैं कि हर चीज चाइना की बिक रही है और हमारी फैक्ट्रियों में भी ताले पड़ गए हैं और वो ताले पे भी लिखा हुआ है मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। मेरी बात सुने, ये मैं कह रहा हूँ ये जो चाइनीज बिक रही है ये गलती से बिक रही है, डिजाइन से बिक रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। आप मुझे, मेरा सवाल है आपसे, ये चाइनीज चीज बिक रही है, क्यों बिक रही है? ये क्योंकि हम उसका बेहतर बाय डिजाइन है। नहीं सर, नहीं सर, बाय डिजाइन है। आप सब मेरी बात समझने की कोशिश करें। 1992 में जो मियां नवाज शरीफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, वो लेकर आए थे कि पाकिस्तानी डॉलर यहाँ मुल्क से लेकर बाहर से लेकर यहाँ आएंगे। वो इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान से डॉलर ले जाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और सब पाकिस्तानियों ने बाहर जायदादें बना ली। ठीक है, माशाल्लाह सबके पास जायदाद है। ठीक है। उससे ये जो हो गया मैं उस पर पानी फेरता हूँ। आगे चले। अब जो आज 30 जून 18 को गवर्नमेंट की हालत है, चाहे आप यहाँ लाके किसी को बैठा दें, इसके सही होने में कम से कम 3 साल। ठीक है। महमूद शाम साहब ये फरमाएं कि 2 ताकतें थी एक तरह से देखा जाए, सियासी लिहाज से बात की जाए, बड़ी ताकतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है। उसमें एक तीसरी ताकत उभर के आई, थर्ड ऑप्शन आपके सामने आया, और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो सियासत को इन 2 पार्टियों की जंग के दरमियान जो है वो कहते थे जनाब ये बहुत ही बुरा हो रहा है, उनको भी एक होप मिली। बहुत बड़ी तादाद एक ऐसे न्यू लोगों की है कि जिनकी उम्मीदें इससे जुड़ी हैं। मैं कल एक प्रोग्राम कर रहा था पीटीआई के साथ, मैंने एक प्रोग्राम किया है, ये PS 94 पे कल वो ऑन एयर होगा। एक साहब रो गए, इमरान खान से उम्मीद बांधे। मैंने दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करे। तो आप क्या समझते हैं अगर ये भी जो है डिलीवर नहीं कर पाए, या जिस तरह की कैबिनेट है या जिस तरह के लोग हैं, तो ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की अलामत हो जाएगा? नहीं, वो एक फेसबुक पे चल रहा है जी कि 2008 में कौन लोग थे मुशर्रफ साहब के साथ। ठीक है। उनमें से अक्सरियत ठीक है यहाँ है, तो आप इसको नई सियासी पार्टी या मुतबादल
किस तरह कह सकते हैं कि उनको भी इलेक्टेबल्स में जाना पड़ा और फिर सारा उन्होंने वो तो हमारा सिस्टम ऐसा है ना सर, मजबूरी भी है ना, इसीलिए उनसे जो अपनी तकरीरों में ये जो वादे वो इनके लिए मुश्किल है इस टीम के साथ। पहले भी आपने भी टीम की बात की थी, असल वही मसला है। टीम हम जब हिस्ट्री में जाते हैं मतलब भुट्टो साहब का था, मगर वो जो टीम लेकर आए थे उसमें लोग थे जो अपना काम जानते थे लोग, इसीलिए वो डिलीवर भी कर सके। अब 3-4 साल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि इतनी जिस तरह से इकोनॉमी पिछले 10-12 साल में ख़राब हुई है उसको आप 1 साल में ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये है कि टीम आपकी हो और आपकी समत सही हो। शब्बर साहब से ये पूछना चाहिए कि भी वो उस समत डायरेक्शन हमारी ठीक है या नहीं। ठीक है, इकोनॉमी तभी ठीक होगी कि अगर आप उस पे रोड मैप पे चल चुके हों। ठीक 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 है सर, ये फरमाएं कि ये जो लेजिस्लेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बुनियाद है, इसके ऊपर आपने इतना टाइम जो है पार्लियामेंट में गुजारा है और इसमें जो है वो अक्सरियत इन्हें हासिल नहीं है। अभी देखें आप, फौजी अदालतों का मामला है, सेनेट के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मौजूद है। एक महाज लड़ाई है, मकसद आप कोई भी काम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज है और आप इस पोजीशन में भी नहीं है। वज़ीर आज़म को इख्तियार हासिल है कि भाई अब मैं डिसॉल्व करता हूँ ये पार्लियामेंट, कौम जो है मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे तो मैं शायद बेहतर डिलीवर कर सकूंगा। अगर ये परफॉर्मेंस रहेगी तो आप तो ये यूसी लेवल के पीटीआई के इलेक्शन भी हार रहे हैं। देखें, बात ये है कि जैसे शान साहब ने बात की कि या इन्होंने बात की स्टेट फेल हो, जब स्टेट फेल हो जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा पाकिस्तान। मैं इसकी मिसाल वो देता हूँ कि मुशर्रफ जैसे भी आया उसके अगर 3 साल का वो दौर उठा लिया जाए, जब तक उसके साथ जमहूरियत की दुम नहीं लगी थी, ठीक है, तो जब तक तो वो शेर था और जब जमहूरियत की दुम लग गई तो बंदर हो गया। अच्छा, उसकी वजह है कि वो डुगडुगी जहाँ से बचती थी वो वहाँ नाचना शुरू कर देते थे। इस मुल्क का सिर्फ एक ही हल है कि इस मुल्क का एक थिंक टैंक बनाया जाए जो इंडस्ट्री बनाया तो गया थिंक टैंक इसका उसका हर चीज का थिंक टैंक बात पे बन रहा है। वो टैंक मिनिस्टर हाउस के अंदर टैंक है, मैं थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ, ये टैंक है। अच्छा, थिंक टैंक का मतलब ये है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे वो 20 साल 30 साल इस मुल्क की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएगी। बिल्कुल, मैं आज इंडस्ट्री लगाने जाता हूँ, शाम को चेयरमैन का दिल बदलता है, वो कहता है ख्वाजा बहुत बुरा आदमी है, पॉलिसी बदल दो। ठीक है, मेरे बिलियंस लग गए, ठीक है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई एक कलम से। सर बात तो पुर उम्मीद है आप देखिए, पुर उम्मीद तो अल्लाह की जात से उम्मीद रखनी है हर जगह पे। मंसूर साहब, शब्बर जैदी साहब, आपका महमूद शाम साहब, हमारी बहुत इज्जत अफजाई कि आप तीनों शख्सियात स्टूडियो तशरीफ लाए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सवाल है पाकिस्तान का।